नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है, ठीक है। केबीएस का पेपर है और जितनी भी टीचिंग भर्ती है ना उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। आईटी, इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 10 आईसीटी के, ठीक है, 10 क्वेश्चन एनईपी के, 40 या 50 क्वेश्चन पेडागोजी या शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। आईटी एक्ट 2000 के तहत निम्नलिखित में किसी साइबर अपराध के तहत पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की से। चलिए भाई, आईटी एक्ट 2000 के, है ना, जब ये तो पता है अपन को, जैसे कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना, यानी कि ह्यूमन राइट्स अधिवेशन। तो भाई जो मानव नाम का जो मनुष्य है, ठीक है, ये याद करने का जुगाड़ है आपको, जैसे जिस प्रकार से बोलो उस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो मानव को अपन ने दे दिया 2000 का नोट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना कब हुई है? 2000 में हुई है। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ है? 1999 में, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 के तहत निम्नलिखित में से किसी साइबर अपराध के तहत एक अपराध माना गया है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? डाटा की चोरी, ज्वेलरी चोरी तो ये बिल्कुल नहीं आएगी, आतंकवाद नहीं आएगा ना, अपन को तो आईटी एक्ट के तहत बताना है, तो ये तो डाटा ही है इसमें। कौन सा है ये? 40 में एक है, ठीक है, डाटा की चोरी। बालक के विकास में वृद्धि पद से आप क्या समझते हैं? बालक के विकास में वृद्धि मतलब ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे कि जीन पियाजे है, उसका सिद्धांत कौन सा है? जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक। वाटसन का वैसे व्यवहारवाद है। केटल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? केटल ने दिया था बुद्धि का तरलता का सिद्धांत। यानी केटल से चाय की केटली, उसमें 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं। तो चाय किस प्रकार की है? तरल है, तो तरलता से है, ठीक है। केटली से केटल हो जाएगा, केटल। बालक के विकास में वृद्धि पद से आप क्या समझते हैं? तो कौन सा है ये? 41 में 2 है, 41 में 2 है। क्या समझते हैं? यह अव्युत्क्रमणीय शारीरिक परिवर्तन है, ठीक है ना, जब शारीरिक परिवर्तन करके, लेकिन सबन में ही शारीरिक है। यह एक व्युत्क्रमणीय और यह एक अव्युत्क्रमणीय। शानदार क्वेश्चन था ये, नहीं होता है ना। जैसे कि ये तो कर देते शारीरिक परिवर्तन, तो भाई ग्रोथ है वो शारीरिक परिवर्तन ही तो है, लेकिन अव्युत्क्रमणीय को क्या बोलेंगे? इट इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, यहाँ पर अर्थशास्त्र है, यहाँ पर पॉलिटिकल की कोई भारी भरकम जो शब्द आते हैं ना हिंदी में, उनकी इंग्लिश टर्म से देख लेनी चाहिए। फिर हो गया नहीं, यह व्युत्क्रमणीय है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बालक के विकास के सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है? सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की। जीन पियाजे ने जीन है संज्ञानात्मक दिया था, ठीक है। कोहलर ने कौन सा दिया था? कोहलर सूझवादी हैं, कोहलर। तो सेल्डन ने कौन सा दिया? से शारीरिक का सिद्धांत दिया था सेल्डन। और जैसे कि फ्रोबेल है ना, वो किंडरगार्टन से संबंधित है। इसके बाद में फ्रोबेल किंडरगार्टन। मारिया मोंटेसरी किससे संबंधित है? मारिया मोंटेसरी। और जैसे प्रोजेक्ट में तैयार है ना, तो किलपैट्रिक कट है, तो प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बालक के विकास के सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है? मित्र के साथ साइकिल चलाना, पड़ोसी बालक के साथ खिलौनों को साझा करना, समकक्षीय बालकों के साथ रोना, मित्रों पर चिल्लाना, पड़ोसी बालक के साथ खिलौनों को साझा करना। सामाजिक क्षेत्र 2 करते हैं भाई, इसने तो बंदे ने तो 1 किया है, इसने 1 किया है। देखते हैं क्या है 42 में 2 है, 42 में 2 है, सही है, अपना सही है, ठीक है। पड़ोसी बालक के साथ खिलौनों को साझा करना। फिर बालक द्वारा सत्य वचन बोलना निम्नलिखित किसकी श्रेणी में आता है? सत्य वचन बोलना। शारीरिक नहीं आएगा, संज्ञानात्मक आएगा ये तो नहीं, लेकिन रुको 1 मिनट, सामाजिक क्षेत्र है नहीं है। नैतिक क्षेत्र करेंगे पर संज्ञानात्मक क्षेत्र करें। संज्ञानात्मक संबंधित है, जैसे कि भाई विचार है, थिंकिंग है, सोच है, ठीक है। यहाँ पर आप जो सोचते हैं, है ना, मन की जो दशा है वो संज्ञानात्मक, यानी जो मन मस्तिष्क बुद्धि से संबंधित है ना, वो ज्ञान से संबंधित, वो सब संज्ञानात्मक में आ जाएंगे। जीन पियाजे। नैतिक करते हैं इसमें सत्य वचन में। 43 में 3 है, नैतिक सही है, नैतिक क्षेत्र। फिर निम्नलिखित बालक के सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के उदाहरण को
चिन्हित कीजिए। सामाजिक संवेगात्मक, 0 से 2 अवस्था है, उसको क्या कहा जाता है? अनुशासन, संबंध स्थापित करना, समयनिष्ठता, सकारात्मक प्रवृत्ति। सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के उदाहरणों को चिन्हांकित कीजिए। अनुशासन, संबंध स्थापित करना, समयनिष्ठता नहीं करेंगे, ये देखना है अपन को। सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, सकारात्मक अभिवृत्ति, संबंध स्थापित करना, संबंध आ जाएगा, संबंध से संवेग। और जैसे पड़ोसी जो दोस्त है, ठीक है, या फिर जो मित्र है उसके साथ संबंध स्थापित करना, ठीक है, फ्रेंड। देखते हैं भाई ये क्या करता है। 44 इसने 2 किया है, 44 में 2 है, ठीक है, संबंध स्थापित करना। सामान्यतः किशोरावस्था निम्न किस व्यय वर्ग के अंतर्गत मानी जाती है? अब आया ना क्वेश्चन। किशोरावस्था, किशोरावस्था तो क्या 6 से 12 कर दें? 18 से 25 तो नहीं करेंगे, ये तो युवावस्था है, युवावस्था है। 13 किसी ये भी नहीं करेंगे, 6 से 12 ये, फिर 6 से 12 कुछ समझ में नहीं आ रही है बात ये। 13 से 21 ये तो ना, 6 से 12 तो वो बाल्यकाल आ जाएगा, बाल्यावस्था। 6 से 12 तो 0 से 2 है, वो शिशुअवस्था है, ठीक है। तो ये नया आ रहा है यार एनसीईआरटी के सब। 13 से 21 आंसर देखते हैं पहले, जो 45 है, 2 ही है भाई। 13 से 21, अच्छा ये तो पढ़ा है अपन ने कि भाई 12 से 18 या फिर 19, ठीक है, ये तो जानते हैं 12 से 18 या 19, लेकिन ये 21 तक की बात कर रहा है। 13 से 21, 13 से 21, 13 से 21 किशोरावस्था है। अच्छा 13 से 21। अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज़ की अपेक्षा, एक तो अपेक्षा होता है, एक होता है उपेक्षा, कि मुझे आपसे यह उपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे यह अपेक्षा थी कि भाई आप पढ़ लिख के अच्छी तरीके से अधिक अच्छे नंबर ले आएँ, अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब वो है जैसे कि पाकिस्तान के, भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की उपेक्षा की, ठीक है। यहाँ पर छोटे भाई की बड़े भाई ने उपेक्षा है ना, उपेक्षा आ जाएगा, उपेक्षा की। अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं? और जैसे कि भाई जो टीचर है, टीचरों ने अपने जो स्टूडेंट है उनकी उपेक्षा की, अपेक्षा की। और यहाँ पर ये दे कि टीचर ने जो मोहन है उससे जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट रैंक आने की अपेक्षा की थी। पता ही क्या है? अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं? सहयोग, ध्यान केंद्रित, सामाजिक संवेगात्मक। किशोर है ना तो फिर यही करते हैं 3। 46 में 3 है। वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण क्या है? मनोभय, दुश्चिंता, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या, आत्मसम्मान का कम होना। मनोभय, दुश्चिंता, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं। आंसर देखते हैं। 47 में 2 है। दुश्चिंता विकार है। वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? दुश्चिंता विकार। इसको क्या बोलेंगे? एंजाइटी डिसऑर्डर, दुश्चिंता। एंजाइटी डिसऑर्डर, दुश्चिंता विकार, दुश्चिंता का मतलब क्या है भाई? दुश्चिंता का जैसे कि क्लियर सोच नहीं होना, है ना, वही है दुश्चिंता, और क्या है? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण एजेंसी है? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण एजेंसी है? निम्नलिखित में क्या प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण एजेंसी है? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण एजेंसी है? स्कूल, खेल का मैदान, प्राथमिक किया ना। प्राथमिक अब होने को तो जैसे कि सामाजिकरण की बात की जाए तो अगर प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो वो तो परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर द्वितीय समाजीकरण की बात करें तो वो विद्यालय है। तो प्राथमिक है तो परिवार करते हैं। 48 में 3, ठीक, परिवार है, परिवार प्राथमिक। और द्वितीयक सामाजिक में फिर स्कूल का नंबर आएगा।
माता पिता किस प्रकार अधिगम में गृह विद्यालय शांतता स्थापित कर सकते हैं? माता पिता किस प्रकार अधिगम में गृह विद्यालय शांतता स्थापित कर सकते हैं? बताइए भाई क्या करें? गृह विद्यालय शांतता स्थापित कर सकते हैं। आंसर देखते हैं। 49 2 है। 2 का मतलब है माता पिता घर पर लोचदार किंतु निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। माता पिता घर पर लोचदार किंतु निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। नहीं, ये वो नहीं है, NEP नहीं है, NEP 2020 नहीं है, ये है AEP। AEP की फुल फॉर्म क्या है? AEP की फुल फॉर्म है एडोसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसमें नहीं देखा दे रखा है भाई किशोर शिक्षा कार्यक्रम। तो एडोसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था को क्या कहा है? एडोसेंस, AEP एडोसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। AEP का उद्देश्य है किशोर से संबंधित मामलों विषयों के बारे में किशोर बालक बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करना। यही करते हैं। 50 में 2, ठीक है, 2 ही था उसमें, 50 में 2। आगे चलते हैं। बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक कारक है? बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक कारक है? घर पर अधिगम की बात कर रहा है। परिवार में संगी संबंधियों द्वारा सामाजिक सहयोग, विशेष रूप से माता द्वारा मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग, पिता द्वारा संवेगात्मक सहयोग, नियमित रूप से होने वाले परिवार के सामाजिक कार्यक्रम। बालक के विकास के आरंभिक चरण में, आरंभिक की बात है, ठीक है। घर पर अधिगम के लिए निम्न क्या आवश्यक कारक है? सामाजिक सहयोग, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग, विशेष रूप से माता, सबका ही योगदान होता है, पिता का, नियमित रूप से होने वाले परिवार के सामाजिक कार्यक्रम। एक करते हैं भाई, है ना, दिखाने। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करता है ये? 51 में, यार ये तो गलत गया भाई। 51 में 2, 51 में 2 ये है। आरंभिक चरण में घर पर अधिगम, है ना, लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक कारक है? विशेष रूप से माता द्वारा मनोवैज्ञानिक, माता की बात ही किया कर रहा है भाई, ये तो संवेगात्मक सहयोग। 51 में 2 है। 52 में बालक के विकास में वस्तुतः परिपक्वता तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? वस्तुतः परिपक्वता, बालक के विकास में वस्तुतः परिपक्वता का तात्पर्य किससे, ये बताना है भाई। यह बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो दोनों साथ साथ होते हैं। इसका तात्पर्य केवल समृद्धि से है। इसका तात्पर्य केवल विकास से है। यह केवल संवेगात्मक विकास से संबंधित है। परिपक्वता का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? यह बालक की वृद्धि और उसका विकास है। परिपक्वता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैच्योर, माना मैच्योरेशन, इंग्लिश मैच्योरेशन में से किससे है? यह बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो साथ साथ होते हैं। इसका तात्पर्य केवल समृद्धि से, परिपक्वता की बात है, इसका तात्पर्य केवल विकास से है। यह केवल संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अब केवल को हटा देते हैं ना, और यही कर देने की कोशिश करते हैं, वृद्धि और उसका विकास। हाँ, एक ही करते हैं इसमें। तो 52 में 1 है, ठीक है, 52 में 1 है। यह बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो दोनों साथ साथ होते हैं। बालक द्वारा उत्तम और बुरा दोनों में विभेद किया जाना निम्नलिखित किस क्षेत्र में से संबंधित है? बालक द्वारा उत्तम और बुरा दोनों में विभेद किया जाना निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि उत्तम, ये बताइए उत्तम का विलोम शब्द क्या है? बुरा, या फिर अधम आएगा? उत्तम का विलोम क्या है? उत्तम का क्या अधम है? बालक द्वारा उत्तम और बुरा दोनों विभेद किया जाना निम्नलिखित से किस क्षेत्र से संबंधित है? नैतिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक करते हैं 3। तो फिर 53 में गलत गया भाई। 53 में से बंदे का सही है। 53 में 1 है। उत्तम और बुरा नैतिक क्षेत्र है, ठीक है, नैतिक क्षेत्र, हाँ वो ज़्यादा
दिमाग लगा दिया। विद्यालय के बाद बालक के शिक्षा में निम्न में किसकी भूमिका अहम होती है? विद्यालय के बाद की बात है तो फिर घर तो नहीं है ये, तो पहले की घर विद्यालय के बाद शिक्षण में निम्न किसकी भूमिका होती है? परिवार की, जनसंचार में, अध्यापक की। विद्यालय के बाद शिक्षण में तो फिर अध्यापक ही करते हैं। 54 में 3। अरे ले डूबा। 54 में भैया 3 है। इस बंदे का भी गलत है। विद्यालय के बाद शिक्षण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई जो शिक्षण में यानी कि लर्निंग में विद्यालय के बाद जनसंचार माध्यमों की है, यानी टीचिंग मॉडल्सों की है, अध्यापक की नहीं है। लेकिन भाई जब अध्यापक ही अगर ढंग का है तभी तो वो सही तरीके से उन चीज़ों को और जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनको सही तरीके से अमली जामा पहना सकता है। निम्न में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? असहज महसूस करना, संकटकालीन समयावधि, अन्य व्यक्तियों का छिद्रान्वेषण, किशोर की अति आत्मविश्वास की भावना। संकटकालीन असहज महसूस करना, अन्य व्यक्तियों का छिद्रान्वेषण, क्या 3 करें इसमें? पचपन 2 है। संकटकालीन समयावधि है भाई। निम्नलिखित में क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? अब ये लगता तो ऐसे कि ये सभी सही से हैं, है ना, कि ये भी जो किया है जो भी सही होगा, लेकिन नहीं, मायने डिफरेंट है इनमें। संकटकालीन समयावधि, निम्नलिखित में क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? संकटकालीन समयावधि 55 में 2 है। अधिगम सामर्थ्य किस रूप में समझा जाता है? अधिगम सामर्थ्य किस रूप में समझा जाता है? ज्ञानार्जन, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार, कौशल विकास, प्रकृति की समझ। 56 में 2 है। 2 का परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार है। परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार है। अधिगम सामर्थ्य किस रूप में समझा जाता है? लर्निंग इज ए कॉमनली प्रोग्रेसिव एज। 56 में 2 परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार। परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार है। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न में किस पर आधारित होता है? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न में किस पर आधारित होता है? परिपक्वता, संवेदी प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन अनुक्रिया, अभिवृत्ति, परिवर्तन। 57 में 3 है। उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न किस पर आधारित होता है? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न किस पर आधारित होता है? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न किस पर आधारित होता है? उद्दीपन अनुक्रिया। व्यवहारवादी सिद्धांत किसका था? वाटसन का था। वैसे व्यवहारवादी, वैसे वाटसन। सिद्धांत निम्न किस पर आधारित था? उद्दीपन अनुक्रिया। 57, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, ये बात ऊपर हो जा रही है। 57 में 3 उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया को SR और वो क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, है ना, S और R। ये किसने ज़्यादा भाई? SR और SR थ्योरी, SR थ्योरी और RS थ्योरी। ये पावलोव ने दी थी। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था, है ना। पावलोव, कुत्ते की लार, ठीक है, रोटी। तो 57 में 3 है। 3 का मतलब उद्दीपन अनुक्रिया है। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत में किस पर आधारित होता है? उद्दीपन अनुक्रिया, SR। कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? चल बता, करिए, आंसर नहीं देख रहे हैं। चल, कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? रचनावाद का मतलब क्या है? विच इज द फॉलोइंग कॉल्ड वी एन एग्जाम्पल कंट्रिस्टिज्म इन ए क्लासरूम लर्निंग। रचनावाद, है ना, रचनावाद का उदाहरण हो सकता है कक्षा अधिगम में। कक्षा का बताना है और रचना का बताना है। प्रयोग का प्रदर्शन, कागज़ पेंसिल परीक्षण, सहभागितात्मक सामूहिक कार्य या फिर मौखिक परीक्षण। जब रचनावाद है तो ये मौखिक तो नहीं आएगा। प्रयोग का प्रदर्शन, सहभागितात्मक सामूहिक कार्य, सहभागितात्मक क्या करें क्या ये
कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेपर पेंसिल टेस्ट। रचनावाद का तो 2 करते हैं भैया ना, 2 करते हैं इसमें। 58 में ये गजब कर दिया भाई अपन ने, 58 में 2 ही है, ठीक है, 58 में 2 ही है। सहभागिता सामूहिक कार्य है। कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? रचनावाद को क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। फिर कक्षा में अध्यापक में अनिवार्य निम्नलिखित कौन सा गुण होना चाहिए? कक्षा में अध्यापक में अनिवार्य निम्नलिखित कौन सा गुण होना चाहिए? तो बताइए भाई क्या करें इसमें? कक्षा में अध्यापक में अनिवार्यतः निम्नलिखित कौन सा गुण होना चाहिए? संप्रेषण की योग्यता, सहिष्णुता की योग्यता, अध्यापक में प्रेरित करने की योग्यता, समझने की योग्यता, प्रेरित करने की, सहिष्णुता की, संप्रेषण की। अब होने को तो ये सब सही है ना, एक भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट बताना है भाई, तभी आपका वो आंसर सही माना जाएगा। अध्यापक में तो संप्रेषण की योग्यता ही करते हैं भाई, अध्यापक की बात आ रही है तो देखते हैं, क्योंकि जब उसको विषय का ही ज्ञान नहीं है तो इस प्रकार के एक और क्वेश्चन आया था, वो भी गलत हुआ था, है ना। तो सहिष्णुता की, प्रेरित करने की, समझने की, कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? क्या प्रेरित करते हैं क्या? तो इसमें 59 बच गए भाई, 3 है इसमें प्रेरित करने की योग्यता। ठीक होने को तो ये सब सही है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? संप्रेषण की योग्यता है, सहिष्णुता की योग्यता है, समझने की योग्यता है। कक्षा अध्यापक में अनिवार्य में कौन सा गुण होना चाहिए? संप्रेषण की, सहिष्णुता की, समझने की योग्यता। आगे चलते हैं। प्रेरित करने की योग्यता, प्रेरित करने की योग्यता ये होनी चाहिए। बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? अधिगम के लिए, बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक क्या है? बताइए भाई क्या है इसमें? बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? अधिगम मतलब लर्निंग है ये। न्यूनतम संवेग, अब जैसे कि से ध्यान आया, जैसे कि अहम, ठीक है, एक तो है एड, ठीक, एड, अहम, परा अहम। जब ये एड तो वो होती है कि भाई नहीं मुझे तो अभी चाहिए ये, ठीक, ये परिणामों को है ना, लाभ हानि को है ना, कि भाई क्या ही होगा, कुछ होगा, ये नहीं देखता है इस चीज़ों को, इसको सिर्फ इसी चम्मच चाहिए ना, वो तो होती है एड, ठीक है। जैसे कि बच्चा में होती है एड कि भाई रोने लग जाता है तो लग ही जाता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता है कि भाई और क्या सोचेंगे और क्या देखेंगे वो करेंगे ना, तो वो है एड, है ना। इसी प्रकार से ये बड़े में भी होती है, ऐसे नहीं है बच्चों में, है ना, एड, यानी कि ये ख़राब होती है, सही भी होती है। जैसे कि यानी कि ये परिणाम का टेंशन नहीं लेती एड के बाद में अहम के बाद में पराहम सबसे बेस्ट होती है। बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्न से क्या है? 60 में 3 है, 60 में 3 है। न्यूनतम बुद्धि लब्धि, बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्न से क्या है? न्यूनतम बुद्धि लब्धि, ठीक भाई, न्यूनतम बुद्धि लब्धि। बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? अधिगम के लिए अनिवार्य कारक अहवी, न्यूनतम संवेग, सामाजिक व्यवहार, लेकिन यह जरूरी है न्यूनतम बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र यह है जैसे कि MA/CA इंटू 100, MA/CA, MA का मतलब है मेंटल एज, है ना, मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, CA का मतलब है करंट एज इंटू 100। 60 में 3 है न्यूनतम बुद्धि लब्धि। फिर निम्नलिखित में क्या अधिगम में बालक में विश्वास वर्धक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में क्या अधिगम में बालक में विश्वासवर्धक कार्य कर सकता है? नियमित आकलन और प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रोत्साहन, नियमित रूप से माता पिता से संवाद, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन। इनमें से क्या अधिगम में बालक में विश्वासवर्धक कार्य कर सकता है?
विश्वासवर्धक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में क्या अधिगम में बालक में विश्वासवर्धक कार्य कर सकता है? नियमित रूप से माता पिता से संवाद, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन, नियमित रूप से माता पिता से पुरस्कार प्रोत्साहन, यही होगा नियमित आकलन और प्रोत्साहन। अधिगम बालक में विश्वासवर्धन का कार्य कर सकता है। विश्वासवर्धन, पुरस्कार प्रोत्साहन, नियमित आकलन और प्रोत्साहन। अब ये इनमें से कौन सा करें? ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। नियमित आकलन प्रोत्साहन करें या पुरस्कार और प्रोत्साहन करें? विश्वासवर्धक का कार्य कर सकता है। ये एक देखते हैं भाई दकाने क्या मानता है। ये 61 में एक सही है ना? एक सही है, नियमित आकलन और प्रोत्साहन। ये बात ऐसी नहीं है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तगड़े हैं है ना? क्वेश्चन इतना तगड़ा नहीं है लेकिन ये ऑप्शन तगड़े हैं। पुरस्कार और प्रोत्साहन है ना? अब ये जैसी खूब है मूड पचाने के लिए, पुरस्कार और प्रोत्साहन, नियमित रूप से माता पिता से संवाद, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन, ये है इसमें। ये बंदे ने भी तगड़ा किया है। ठीक, कक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों का क्या लाभ है? कल्पना शक्ति बढ़ाना, इससे उत्सुकता बढ़ती है, इसके फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ती है, इससे प्रसन्नता सूचकांक बढ़ती है। ICT अधिगम और ठहराव बढ़ती है, यही करते हैं भाई। जैसे कि अगर कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसको अगर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, साथ में कर भी रहे हैं, तो उसका ज़्यादा वो लंबा टिकेगा ना। तो यही करते हैं, जैसे कि वीडियो वगैरह देखते हैं, इसके फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ती है, और खुद भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, यही करते हैं। 62 में 3 है, इसके फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ती है। ICT TLM इन क्लासरूम, TLM का तात्पर्य किससे है? टेक्नोलॉजी लर्निंग मटेरियल, टेक्नोलॉजी लर्निंग मटेरियल। तो फिर 63 में 1 है। ठीक है, 63 में 1 है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TML का तात्पर्य है टीचिंग एरिया ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर पाठ्य योजना का अनिवार्य घटक क्या है? पाठ्य योजना का अनिवार्य घटक क्या है? श्रव्य दृश्य उपकरण, अधिगम प्रतिफल, विद्यार्थियों की सूची, अध्यापक का नाम। पाठ्य योजना बोलते हैं लेसन प्लान, ही है लेसन प्लान। ठीक, तो पाठ्य योजना का अनिवार्य घटक क्या है? श्रव्य दृश्य उपकरण, अधिगम प्रतिफल, विद्यार्थियों की सूची, अध्यापक का नाम। अध्यापक का नाम नहीं आएगा, विद्यार्थियों की सूची भी नहीं आएगी। अनिवार्य घटक अधिगम प्रतिफल करें या फिर श्रव्य दृश्य उपकरण करें? पाठ्य योजना। अधिगम प्रतिफल को क्या बोलते हैं? लर्निंग आउटकम। AB एड्स, क्या ही करें वैसे में? एक करें क्या इसमें? देखते हैं। 64 2 ही है भाई। ये बंदा ने भी खूब किया है, 2 है इसमें, अपन डगमगा गए। अधिगम प्रतिफल। ठीक, पाठ्य योजना का अनिवार्य घटक क्या है? अधिगम प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल को क्या बोलेंगे? लर्निंग आउटकम्स। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये काफ़ी बार आ चुका है, जब ये 2025 है ये। ठीक है, 2025। आंसर देखते हैं। छियासठ में निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम की वृद्धि होगी? न्यून नामांकन नहीं, आरामदेह फर्नीचर नहीं, कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल, अध्यापन सामग्री। 3 करते हैं। ये जो 66 में जिसमें 3 है, तो 65 में क्या है? 65 में 3 है। 2025। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित किसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल की बात है। अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर खराब हस्तलेखन, शिक्षण सामग्री, गैर आरामदेह फर्नीचर, विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह तो भाई बहुत ख़राब चीज़ होती है ना। जैसे कि अपन भी पूर्वाग्रह कर लेते हैं, जैसे कि पेपर देखा, 1-2 क्वेश्चन देखा, अरे नहीं यार ये तो चले ऐसे ही है ना, पूर्व धारणा बना लेते हैं। ठीक, तो पूर्व धारणा नहीं, क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, ये पूर्व धारणा यानी पहले से ही फिक्स कर रखा है आपने, वो है पूर्वाग्रह। देखते हैं 67 में 4 ही है। विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक पूर्वाग्रह अभिवृत्ति।
कक्षा में अध्यापक को निम्न कौन सी शिक्षण विधि अपनाना चाहिए? ऐसी विधि जो समांग सेवार्थियों के अनुकूल हो, प्रायोगिक विधि हो, ऐसी विधि जो असमांग सेवार्थियों के अनुकूल हो। व्याख्यान विधि तो आएगी नहीं, है ना। तो निम्न कौन सी विधि शिक्षण विधि अपनानी चाहिए? कक्षा में अध्यापक को निम्न कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए? प्रायोगिक विधि, ऐसी विधि जो असमांग विद्यार्थियों के अनुकूल हो। यही करते हैं 3। तो फिर 68 में 3, ठीक। ऐसी विधि जो असमांग सेवार्थियों के अनुकूल हो। अधिगमकर्ता निम्नलिखित में से किस में सक्रियतापूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है? अधिगमकर्ता निम्नलिखित किस में सक्रियतापूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है? बताइए भाई। अधिगम की रचनात्मक शैली, अधिगम की प्रकृतिवादी शैली, अधिगम की व्यवहारवादी शैली, अधिगम की यथार्थवादी शैली। तो देखते हैं, करते हैं पहले अधिगम की रचनात्मक शैली, अधिगम की प्रकृतिवादी शैली, व्यवहारवादी शैली, यथार्थवादी शैली। अधिगम करते हैं किस सक्रियतापूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है? इंग्लिश और देख लेते हैं इसकी। द लर्नर इज एक्टिव इन्वॉल्वड इन, है ना। तो फिर अधिगम की रचनात्मक शैली कर देते हैं, प्रकृतिवादी शैली, व्यवहारवादी शैली, यथार्थ। यार सक्रियतापूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है तो यथार्थ, व्यवहारवादी, प्रकृतिवादी, रचनात्मक शैली करें क्या? तो इसमें देखते हैं भाई क्या है। 69 में एक ही है, ठीक। अधिगम की रचनात्मक शैली। और भी ऑप्शन शानदार के हैं। निम्न किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? अधिगमकर्ता निष्क्रिय, सशक्तवाद, रचनावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है व्यवहारवाद में या प्रसक्तवाद में, पता नहीं। 73 है व्यवहारवाद। निम्नलिखित में किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? व्यवहारवाद में, ठीक है। तो 70 में 3 है। 70 में 3 है भाई। 70 में 3, ठीक। 70 में 3 है व्यवहारवाद। निम्नलिखित में किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? व्यवहारवाद है, ठीक है। निष्क्रिय रहता है, व्यवहारवाद, वैसे व्यवहारवाद, वैसे वार्षणता, सशक्तवाद, रचनावाद, संज्ञानवाद। निष्क्रिय, व्यवहारवाद भाई, ध्यान रख लेना इसको। अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है व्यवहारवाद में। द लर्नर इज पैसिव इन, व्यवहारवाद में। समावेशी शिक्षा क्या है? एक ही कक्षा के सभी बालक, भले ही वे किसी जाति, पंथ, धर्म, शारीरिक योग्यता के हो, उन्हें एक समान अवसर मिलना चाहिए। यह 71 में। तो 72, निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक PWD बिल 2016 के अनुसार निम्न के किस वय वर्ग के दिव्यांग बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं? निःशक्त व्यक्तियों का, ये तो 6 से यार ये 18 करते हैं वही। ये तो पता है वो नॉर्मल है, वो तो 6 से 14 है। तो ये 6 से 18 ही करते हैं भाई, और नहीं है कोई इसमें। किस वय वर्ग के दिव्यांग 6 से 18 करते हैं। ये पहले भी आ चुका है। 72 में एक है 6 से 18 वर्ष। दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? तो फिर क्या ही करा है इसमें? स्कूल की क्या भूमिका है? बिना किसी प्रकार के भेदभाव के एक समान अवसर प्रदान। आगे चलते हैं, है ना। यही है इसमें। दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? बिना किसी प्रकार के भेदभाव, है ना, कर देंगे। 73 में 3। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य किससे है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक कुशलता, मनोप्रेरक शारीरिक कुशलता, सामाजिक व्यवहार परक कुशलता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कुशलता। चलिए एक ही करते हैं, भावनात्मक कुशलता। भावनात्मक कुशलता क्या होती है भाई? भावनात्मक कुशलता का मतलब है कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है। 74 में एक है
संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक कुशलता। निम्नलिखित में से किस उपाय से स्कूली बच्चों के मानसिक विकार को दूर किया जा सकता है? केमोथेरेपी, व्यवहारात्मक उपचार, रेडियोथेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार यही करते हैं, है ना, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। 75 4 ये 76। मानसिक स्वास्थ्य विकार में हाइड्रोसीफेलस का तात्पर्य किससे है? हाइड्रोसीफेलस का तात्पर्य किससे है? यह एक कपालीय विसंगति है जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में द्रव्य का संचरण होता है, संग्रहण होता है। हाइड्रोसीफेलस, माइक्रोसीफेलस, यह हार्मोन न्यून बुद्धि लब्धि सहित मानसिक विबंधन, सिर का आकार बड़ा होने की नहीं 2 करते हैं। 76 2 है। यह एक कपाली विसंगति है जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में द्रव्य का संग्रहण होता है। बालकों में मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूलों में आज के समय किस चीज़ की आवश्यकता है? बालकों में मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूलों में आज के समय में किस चीज़ की आवश्यकता है? स्कूलों में आज के समय में किस चीज़ की आवश्यकता है? तो फिर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों के अध्यापन हेतु पृथक पीरियड आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को नियमित तौर पर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता, यही करते हैं मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूलों में। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। देखते हैं 77 में 3 ही है ना, व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पर नियुक्ति। समाज में सौहार्दपूर्ण गृह विद्यालय संबंध कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए? समाज में सौहार्दपूर्ण गृह विद्यालय संबंध कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए? बालक को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। सौहार्दपूर्ण समाज और गृह विद्यालय के कार्यक्रमों में माता पिता की नियमित भागीदारी, है ना, समाज का करना है। और गृह विद्यालय संबंध के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। माता पिता द्वारा शासकीय तौर पर निगरानी की जानी चाहिए। 2 करते हैं 78 2 सही है। विद्यालय के कार्यक्रमों में माता पिता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए। सामुदायिक केंद्र से बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित होता है? नैतिक अधिगम, उत्तेजना, व्यवहार परक अधिगम, सामाजिक अधिगम। सामुदायिक केंद्र से बालक में निम्नलिखित कौन सा गुण विकसित होता है? सामुदायिक केंद्र से बालक में तो नैतिक अधिगम, उत्तेजना तो नहीं, और व्यवहारिक परक अधिगम, सामाजिक अधिगम, सामुदायिक तो सामाजिक करते हैं इसमें। केंद्र से बालक में कौन सा गुण विकसित होगा? सामाजिक अधिगम करते हैं, दिखाना है। व्यवहार परक तो नहीं आएगा, व्यवहार में चेंज, सोशल लर्निंग करते हैं। जो 79 है उसमें सही है, 79 में सामाजिक अधिगम, ठीक, सामाजिक अधिगम। सामुदायिक अधिगम निम्नलिखित किसका कार्य करेगा? सामुदायिक अधिगम निम्नलिखित किसका कार्य करेगा? औपचारिक अधिगम, पूरक अधिगम, विद्यालय अधिगम का प्रतिपान अधिगम, अनौपचारिक अधिगम। सामुदायिक अधिगम निम्नलिखित में से किसका कार्य करेगा? तो सामुदायिक अधिगम निम्न में किसका कार्य करेगा? औपचारिक का, पूरक का, सामुदायिक अधिगम। औपचारिक तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, पूरक, अनौपचारिक। सामुदायिक अधिगम ये अनौपचारिक होता है होने को, तो विद्यालय अधिगम को प्रतिष्ठान अधिगम ये तो नहीं आएगा भाई, ठीक, सामुदायिक अधिगम। लेकिन जैसे कि प्रथम सामुदायिक तो बोला है किसको? परिवार को। द्वितीय परिवार सामुदायिक बोला है विद्यालय को। औपचारिक है विद्यालय, अनौपचारिक है परिवार। अब ये दे दिया इसने सामुदायिक, अब विद्यालय भी है, अनौपचारिक भी है, विद्यालय अधिगम का प्रतिस्थापन अधिगम। नॉट फॉर लर्निंग, सुबिटेल लर्निंग फॉर स्कूल लर्निंग, है ना, 4 करते हैं। 80 में गलत गया भाई, गलत गया। ये बंदे ने तगड़ा किया है यार, ये क्वेश्चन यार 2 किया है इसने। पूरक अधिगम,
पूरक अधिगम। ठीक, सामुदायिक अधिगम निम्न में किसका कार्य करेगा? पूरक अधिगम है। सामुदायिक अधिगम निम्न में किसका कार्य करेगा? पूरक। किसका कार्य करेगा? पूरक अधिगम है। कम्युनिटी लर्निंग वर्ल्ड एक्ट एस, सामुदायिक अधिगम निम्न में किसका कार्य करेगा? पूरक अधिगम है, पूरक। 80 में 2, विद्यालय के नेता का क्या अनिवार्य गुण है? विद्यालय के नेता का क्या अनिवार्य गुण है? उत्तम वक्ता से काम नहीं चलेगा, अत्यधिक ज्ञानी, समयनिष्ठ, टीम निर्माण। विद्यालय नेता का क्या अनिवार्य? 2 करते हैं। टीम निर्माण, अत्यधिक ज्ञानी, समयनिष्ठ। 81 क्या किया है अपन ने? टीम निर्माण। ठीक है, टीम निर्माण है। विद्यालय के नेता का अनिवार्य गुण क्या है? टीम निर्माण। निम्नलिखित में किस प्रकार की नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है? नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है। नौकर नेतृत्व, रूपांतरकारी नेतृत्व, विभक्तिपूर्ण नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व। रूपांतरकारी नेतृत्व, नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी। विभक्तिपूर्ण नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व। यार, एक्टिव लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरकारी, ये 2 करते हैं। 85 2 सही है। ठीक है, रूपांतरकारी नेतृत्व यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इन दिनों अधिकांश विद्यालयों में निम्नलिखित किसका अभाव है? उत्तम बालक बालिकाओं का, प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता प्राचार्य का, प्रभावशाली अध्यापकों का, निधियों का। उत्तम बालिकाओं का नहीं, निधियों का नहीं, प्रभावशाली अधिकांश विद्यालयों में, प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता 2 करते हैं, है ना? 2 करते हैं। दिखाना ये क्या मानता है? 82 में 2 सही है। 82 नहीं है, 83 में 2। हाँ, तो 83 में 2 सही तो है। 83 में 2, प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता प्राचार्य का। आप अपने विद्यालय के लिए निम्न किसे उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकार किए जाने का सुझाव देंगे? बड़ा स्वप्न देखें, लक्ष्य के बजाय अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें। किसे उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकृत किए जाने का सुझाव देंगे? बड़ा स्वप्न देखें, लक्ष्य के बजाय अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें। एक ही करते हैं। 84 एक सही है। ठीक है, 84 में 1, बड़ा स्वप्न देखें और लक्ष्य के बजाय अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें। फिर विद्यालय के कैलेंडर का क्या प्रयोजन है? विद्यालय के कैलेंडर का क्या प्रयोजन है? समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, सह पाठचर्या कार्यकलाप की योजना बनाना, छुट्टी अवकाश की अनुसूची की योजना बनाना, निर्धारित समय सीमा के भीतर समुनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना। ये करते हैं 4। ठीक, 85 में 4 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर समयनिष्ठ कार्यों को पूरा करना। 85 में 4 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर समूह निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना। निर्धारित समय सीमा के भीतर समूह निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना। विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की क्या भूमिका है? इसके फलस्वरूप विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सुविधा होती है। सही है। 85 में नहीं, 86 है। 86 में 1, इसके फलस्वरूप विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सुविधा होती है। ठीक है भाई, सुविधा होती है। विद्यालय में प्रातःकालीन असेंबली की क्या सार्थकता है? तो 86 में 1 है। इससे विद्यालय में निम्नैत्रिक कार्य में सहायता मिलती है। निम्नैत्रिक कार्य में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में किन कारकों घटकों की फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि हो सकती है? तो फिर निम्नलिखित में से किन कारकों घटकों के फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि
हो सकती है। अधिगम में वृद्धि हो सकती है, अधिगम में वृद्धि हो सकती है। सामूहिक विमर्श के माध्यम से, श्रव्यदृश्य उपकरणों के माध्यम से, स्वयं पठन के माध्यम से, व्याख्यान विधि के माध्यम से किन कारकों गठनपूर्वक अक्षम अधिगम में वृद्धि। तो ये भी है, सब सही होती है होने को तो श्रव्यदृश्य उपकरणों के माध्यम से, लेकिन अब बेस्ट कौन सा करें? ये कर देंगे क्या? एक, चल 2 करते हैं। 88 में एक ही है यार, 88 में एक ही है भाई। सामूहिक विमर्श के माध्यम से, सामूहिक विमर्श के माध्यम से। इस बंदा का सही है भाई, बंदे का सही है, सामूहिक विमर्श के माध्यम से। हाँ ये होने को तो सब सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट है ये एक। निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? तो फिर 89 में 2 है। अंतर्भूत अभिप्रेरण, निम्नलिखित किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? अंतर्भूत अभिप्रेरण। अब अंतर्भूत अभिप्रेरण का मतलब है इंटरनेस्टिक मोटिवेशन। किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? अंतर्भूत अभिप्रेरण, अंतर्भूत संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक इतना लंबा नहीं टिकेगा ना। अंतर्भूत अभिप्रेरण 2 है। इंटरनेस्टिक मोटिवेशन 2। विद्यालय में प्रतिपुष्टि क्रियाविधि की क्या सार्थकता है? प्रतिपुष्टि क्रियाविधि की क्या सार्थकता है? इससे आत्मनिरीक्षण कर भविष्य में सुधार का अवसर प्राप्त होता है और अधिक निधियाँ प्राप्त करना, माता पिता अभिभावक को सूचना उपलब्ध कराना। प्रतिपुष्टि 1 करते हैं। 90 में 1 है। फिर परख का संबंध निम्नलिखित किससे है? राष्ट्रीय से है। शिक्षा में राष्ट्रीय, शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 3 कर दें क्या इसमें? शिक्षा में नहीं, मूल्यांकन आ जाएगा। सही मूल्यांकन। देखते हैं 91 में 2 मूल्यांकन। ये देख के किया था भाई, ये बच्चे का, ये जो बंदा है इसका मूल्यांकन, वो ध्यान भी आ गया। फिर मूल्यांकन। भारत में सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? सर्जेंट 92 4 है। 1944। भारत में सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? 1944। सर्जेंट आयोग का गठन 1944 है। भारत में सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? 1944। सर्जेंट तो 92 में 4 है। सर्जेंट आयोग 1944, सर्जेंट आयोग 1944, सर्जेंट आयोग 1944, सर्जेंट। अब ये ध्यान आ रहा है जैसे कि भाई मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। और मूल कर्तव्य किस में है? मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 51 क, ठीक, भाग 4 51 क। और जो मूल अधिकार है वो है 3 में, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य है, ये भाग 4 51 क में है, ठीक है। और जो 1976 में कौन सा हुआ था? 42वां जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। 42वां हुआ था, 42वां वह 1976 में हुआ था, ठीक है। 42 में 1976 में हुआ था। फिर 46 में कब हुआ था? 46 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो 42 1976 है ना, 42 1976 है, 42 1976 है। भारत में सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? 1944। ये 5334 है, ठीक, 5334 है। फिर ये 2 है, ये 45 है, 45 है ये, ठीक, 45। सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शिक्षण नियत है? पहले भी आ चुके हैं ये। फिर निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किस में निर्धारित किया गया है? ये 9 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। आंसर देख लेते हैं क्या है 95 में।
एक है 95 में 1। ठीक, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा क्षेत्र में आकलन का लक्ष्य है। तो फिर अधिगम स्तरों का मापन और सुधार, अधिगम अंतर्वस्तु का मूल्यांकन, बालक की समझ के स्तर की पूर्ति, कौशल क्षमता का परीक्षण, यही करते हैं अंतर्वस्तु। अधिगम स्तरों का मापन और सुधार, आकलन का लक्ष्य है, यही करते हैं। एक वही सुधार भी हो रहा है ना। देखते हैं 96 में 1 है अधिगम स्तरों का मापन और सुधार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विद्यालयों में किस व्यय वर्ग का सुझाव दिया गया है? तो 6 से 14 है। ठीक, 6 से 14। अगर दिव्यांगों की बात करेगा तो 6 से 18 है, वो 6 से 18। और ये किसके तहत है? ये है 21A। ठीक है, 6 से 14 21A के तहत। और जो किशोरावस्था की एज मानी है वो है 13 से 21 मानी है भाई, 13 से 21 NCERT वालों ने। 97 में 2 है, 6 से 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा किया जाना चाहिए? तो ये 25 है, पहले भी आ चुका है ये। 98 में 25 है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित, ये पहले भी आ चुका है। 25 1 है। ठीक, 25 यानी जनजाति बहुल जो क्षेत्र है उनमें जो औसत रहेगा 25 स्टूडेंटों पर 1 टीचर रहेगा। वैसे क्या है? वैसे 35 1 है। प्राथमिक उनमें 40 1 है। 99 में 1 है, 25 1। शिक्षा का क्या प्रयोजन है? शिक्षा का क्या प्रयोजन है? तो देखते हैं 100 में क्या है? 2, जीवन में रूपांतरण। शिक्षा का क्या प्रयोजन है? जीवन में रूपांतरण। ठीक है, फिर भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सार्थक श्रम करना चाहिए। दोबारा देखते हैं, भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही सार्थक श्रम करना चाहिए। श्रम से जहाँ आत्म सुख और शांति मिलती है वहीं वह दूसरों को भी प्रसन्नता से भर देता है। ठीक है, श्रम से जहाँ आत्मिक सुख और शांति मिलती है वहीं वह दूसरों को भी प्रसन्नता से भर देता है। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य वहाँ के निवासियों का कठिन परिश्रम ही है। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पर एटम बम गिराया गया तो उसका बहुत ही विनाश हुआ, किंतु महायुद्ध के बाद जापान के नागरिकों ने रात दिन कठिन श्रम किया और आज अपने देश को दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में आगे ला के खड़ा कर दिया है। जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए करना चाहिए श्रम, सार्थक श्रम। 101 में 1 है, सार्थक श्रम। फिर भाग्य का दूसरा नाम है कठिन परिश्रम। निम्नलिखित भाग्य का दूसरा नाम है दास्ता मजदूरी, कठिन परिश्रम है ना, कठिन परिश्रम है। फिर निम्नलिखित में श्रम से क्या नहीं मिलता है? श्रम से क्या नहीं मिलता है? आत्मिक सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, प्रसिद्धि ये नहीं मिलती। देखते हैं इसमें 3 में पद्यांश के हिसाब से देना है। ठीक है, 103 में 4 प्रसिद्धि। विश्व में आगे बढ़ने वाले देशों की सफलता का रहस्य है कठिन परिश्रम है, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के नागरिकों ने अपने देश के विकास के लिए क्या किया? तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। 105 में कठिन मेहनत की थी और क्या 105 में 3 रात दिन कठिन परिश्रम, रात दिन कठिन परिश्रम, रात दिन कठिन परिश्रम। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनिता है, कांता है, बामांगी, बामांगी, रमणी। देखते हैं भाई आंसर, देखते हैं 6 में 106 में 1 है बामांगी। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बामांगी, जबकि बनीता है। ठीक है, रमणी है, कांता है। बताइए जो बनीता है वह किसका पर्यायवाची शब्द है? वनीता। तो बनीता रमणी कांता, बनीता रमणी कांता, बनीता रमणी कांता, बनीता रमणी कांता। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बनीता, रमणी, कांता, ये तीनों है, पामांगी नहीं है, बनीता, रमणी, कांता। बहुब्री समास का उदाहरण है बहुब्री। बहुब्री मतलब जैसे कि वो जा रहा है और बाद में उसका अर्थ निकलता है, वही तो है बहुब्री। बहुब्री तो फिर कर्मधारय का मतलब क्या है? कर्मधारय का मतलब ये है वो कैटेगरी बताता है ना, ठीक है, यानी कि कैटेगरी बताता है वो, ठीक है, काला गोरा, पीला लीला, पतला दुबला, है ना, ऐसे। तो बहुब्री समास का उदाहरण है हस्तलिखित, हस्तलिखित पीताम्बर, पीताम्बर आ जाएगा ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये तत्पुरुष है इसमें। चौमासा, चौमासा में कौन सा है? क्या दिगु है? बहुब्री समास का उदाहरण है पीताम्बर, पीला है जिसका आंबर, ठीक है, ऐसे पीताम्बर बहुब्री। देखते हैं साथ में दो है, दो का मतलब पीताम्बर ही है, पीताम्बर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो फिर काष्ठ है, कुपुत्र है, कुष्ठ है, कोयल, ये लोकल होना चाहिए भाई, कोयल, कोयल 108 में, 108 में 4 है, ठीक है, कोयल। निम्नलिखित विमलार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो 109 में हर्ष का विषाद है, सुलभ का दुर्लभ है, हर्ष का विषाद है, सुलभ का दुर्लभ है, व्यष्टि का समव्यष्टि है, व्यष्टि का समव्यष्टि है, लुप्त का प्रकट आ जाएगा, लुप्त का प्रकट, लुप्त का प्रकट है, ठीक है। ये करते हैं 4, 109 में, 109 में 4 है, ठीक। तो हर्ष का प्रसाद सही है, सुलभ का दुर्लभ सही है, व्यष्टि का समव्यष्टि सही है, व्यष्टि। बताइए व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि का समव्यष्टि, व्यष्टि का समव्यष्टि, व्यष्टि का समव्यष्टि, व्यष्टि का समव्यष्टि, लुप्त का प्रकट है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण, तो फिर गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक पापी, पापी, ठीक, अधूरा, सुनहरी, स्थानीय करते हैं गुणवाचक। कौन सा है? 109 है, ठीक, 109, 109 में, 109 में, 109 में 2 है, नहीं 109 में 4 है, 109 में 4 है, लुप्त का प्राय है। 110 3 है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, निम्न गुणवाचक विशेषण नहीं है। सुनहरी, पापी है, स्थानीय है, अधूरा है, पापी है, स्थानीय है, अधूरा है, तो पापी तो ठीक है, स्थानीय गुण भाई, स्थान जो स्थान पे रहता है ना, स्थानीय, ठीक है, अधूरा। सुनहरी, सुनहरी, तो क्या सुनहरा होता है इसका? गुणवाचक विशेषण नहीं है, सुनहरी, सुनहरी नहीं है, तो सुनहरा होता शायद इसका ना, तब सही होता है। 10 में 3 है, 10 में 3 है भाई, हाँ ये 10 में 3 सही तो है, हाँ सही सही सही। गुणवाचक विशेषण पापी है, स्थानीय है, सुनहरी है, अधूरा नहीं है, अधूरा। 110 में 3, ठीक है, अधूरा नहीं है, पापी, स्थानीय, सुनहरी, अधूरा नहीं है, 3 है 110 में, अधूरा। निम्न स्वर संधि नहीं है, कल्पांत, कल्पांत, रत्नाकर, महाशय, सदानंद, स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है, तो कल्पांत, रत्नाकर, महाशय, सदानंद। स्वर संधि की पहचान जैसे कि आ वगैरह ये आएगा ना, कल्पांत, रत्नाकर, महाशय, सदान, रत्नाकर, रत्नाकर, कल्पांत, कल्पांत, रत्नाकर, महाशय, सदानंद, है ना, बाल बोल के देखिए, जो
जो जोंट है ना वहाँ कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, सदानंद। स्वर मतलब ए आ ये आएगा ना, जो जोंट है उसके बाद में। सदानंद महाशय रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, कल्प प्लस, देखते हैं भैया क्या है, कल्प, कल्प रत्नाकर महाशय सदा, ये एक होना चाहिए। क्या राम है, 111 में, 111 में, 1 मिनट, 111 में 4 है, सदानंद। निम्न में स्वर संधि नहीं है, सदानंद, सद प्लस सदानंद नहीं है, कल्पांत है, कल्पांत है, रत्नाकर है, महाशय है। अच्छा सदानंद नहीं है। बताइए सदानंद कौन सी संधि है, क्या व्यंजन संधि है सदानंद में? आसमान टूट पड़ा मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो ये तो हो जाएगा बादल बड़ी विपत्ति आना है। 112 में, 112 में 3 है, ठीक है, बड़ी विपत्ति आना। एक माँ की बेबसी निम्न किसकी रचना है, ये अपने काम के नहीं है, राग की रचना है, तो ये हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कोई और पेपर देखेंगे। ठीक है, अब कोई और पेपर देखेंगे। नए वर्ण को उच्चारण स्थान है नए का, 119 में नए का, 119 में 4 है, दंत, नए वर्ण का उच्चारण स्थान नए, नए दंत है, दंत, दंत। ठीक है, तो चलिए कोई मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।